हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है गवर्नर। इसके प्रीवियस वीडियोस मैंने सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग काफ़ी सारे वीडियोस बनाए थे। अगर आपने उन सभी को नहीं देखा है तो जाकर एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा डिस्कशन। दोस्तों, टॉपिक है गवर्नर। दोस्तों, गवर्नर किस पार्ट में है? पार्ट नंबर 6 में है। पार्ट नंबर 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किस चीज से डील करते हैं? डील्स विद द स्टेट एग्जीक्यूटिव, यानी कि स्टेट एग्जीक्यूटिव से डील करते हैं। स्टेट एग्जीक्यूटिव का क्या मतलब है दोस्तों? कौन कौन आ सकते हैं एग्जीक्यूटिव के अंदर में? जैसे गवर्नर हो गए, जैसे सीएम हो गए, जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए। ठीक है दोस्तों, जैसे एडवोकेट जनरल हो गए, ये सभी आ जाएंगे किसके अंदर में? एग्जीक्यूटिव के अंदर में। दोस्तों, मैंने जब प्रेसिडेंट पढ़ाया था उस टाइम आपको बताया था कि प्रेसिडेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? टाइटुलर हेड बोलते हैं। उसी प्रकार से गवर्नर को भी क्या बोला जाता है? टाइटुलर हेड ऑफ दी स्टेट बोला जाता है। आर्टिकल में डील होते हैं किसके बारे में? स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में, और इसे क्या कहते हैं? टाइटुलर हेड ऑफ द स्टेट बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आर्टिकल 153 से रिलेटेड। क्या होता है आर्टिकल 153? तो आर्टिकल 153 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं कि ईच स्टेट, यानी कि हर एक राज्य में क्या होना चाहिए? गवर्नर होना चाहिए। इट ऑल्सो अलाउज द सेम पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज अ गवर्नर। क्या एक स्टेट में एक ही गवर्नर होंगे? क्या मोर देन वन स्टेट, मोर देन वन स्टेट में सेम गवर्नर हो सकते हैं, हाँ या ना? तो दोस्तों लिखा हुआ है कि हाँ, सेम पर्सन यानी एक ही व्यक्ति अपॉइंटेड हो सकते हैं एज द गवर्नर ऑफ मोर देन वन स्टेट, यानी एक स्टेट से भी ज़्यादा में क्या हो सकते हैं? एक ही पर्सन एज द गवर्नर अपॉइंट हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि स्टेट लेवल पे नॉमिनल हेड कौन है, तो क्या बोलोगे? गवर्नर हैज़ बीन मेड जस्ट अ नॉमिनल हेड एट द स्टेट लेवल। रियल ऑफिशियल कंप्राइजेस किनके हाथ में होते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हाथ में होते हैं, और उनके हेड कौन होते हैं? सीएम। जैसे आप देखते हो नॉमिनल हेड, अगर सेंट्रल लेवल पे देखते हो, है ना दोस्तों, तो नॉमिनल हेड कौन होते हैं? वो होते हैं राष्ट्रपति जी। लेकिन रियल हेड किसे माने जाते हैं? जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, हेडेड बाय द पीएम। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? गवर्नर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट, यानी गवर्नर रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए? एग्जीक्यूटिव पावर के लिए। गवर्नर इस पावर का यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर्स हु वर्क अंडर देम, यानी एग्जीक्यूटिव पावर का इस्तेमाल करते हैं किनके थ्रू? जो ऑफिसर्स काम करते हैं उनके अंडर में। द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 से आर्टिकल 153 में क्या हुए हैं? अमेंडमेंट हुए हैं, और अमेंडमेंट से क्या हुआ है? फिर ये पॉसिबल हो पाया है कि एक ही व्यक्ति जो है मोर देन वन स्टेट में क्या हो सकते हैं? गवर्नर अपॉइंट हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप याद भी रख सकते हो 7th अमेंडमेंट एक्ट। 7th अमेंडमेंट एक्ट कब का है? 1956 का। आइए दोस्तों जानते हैं आर्टिकल 155 क्या है। आर्टिकल 155 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं गवर्नर ऑफ स्टेट, यानी कि अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा। कहाँ के राष्ट्रपति? भारत के राष्ट्रपति। द प्रेसिडेंट टिपिकली अपॉइंट्स द गवर्नर बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन। अब दोस्तों देखिए, क्या राष्ट्रपति जो है अपने मर्जी से कर लेते हैं ऐसा अपॉइंटमेंट? नहीं, यानी कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो अपॉइंट करते हैं गवर्नर को। उनको रिकमेंडेशन चाहिए किसकी? सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो क्या अगर कोई आपसे पूछे कि गवर्नर के लिए इलेक्शंस होते हैं क्या? नहीं। इन केस ऑफ गवर्नर नो इलेक्शंस आर हेल्ड एंड ही इज इलेक्टेड डायरेक्टली। और उनको डायरेक्टली, जैसे कि दोस्तों आप देखो कि प्रेसिडेंट होते हैं उनको तो इलेक्शन के द्वारा चूज किया जाता है, लेकिन गवर्नर में ऐसा नहीं हो पाता है ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन से राष्ट्रपति जी क्या करेंगे? गवर्नर को चुनेंगे। ठीक है दोस्तों। 1979 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? 1979 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो ऑफिस ऑफ गवर्नर है वो कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट जो गवर्नर का पद होता है वो कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ये एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, और ये किसी भी एंड इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ, या सबॉर्डिनेट नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के। ये भी याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है,
तो यहाँ पे लिखा है गवर्नर जो है रिस्पॉन्सिबल है एक्सरसाइज करने के लिए जो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट होता है। गवर्नर जो है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं इस पावर को डायरेक्टली या थ्रू ऑफिसर्स। द गवर्नर कैन ग्रांट पार्डन्स। दोस्तों हम आगे भी देखने वाले हैं कि पार्डन्स, रिप्राइव, ये सब का अधिकार गवर्नर को होता है। दोस्तों ये सब टर्म देख के आपको किसका याद आ रहा है, सही सही बताइएगा, किसका याद आ रहा है आपको? राष्ट्रपति जी का याद आ रहा है ना। और क्या है कि अगर गवर्नर बनना है तो व्यक्ति को कितना साल होना चाहिए? कम से कम 35 वर्ष तो होना ही चाहिए। कितना साल होना चाहिए? 35 वर्ष होना ही चाहिए। ठीक है दोस्तों। द गवर्नर कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि या तो एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो नहीं हो सकते हैं, या लेजिस्लेचर के मेंबर भी वो नहीं हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्या है दोस्तों? गवर्नर कैन नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ये होल्ड नहीं कर सकते। दोस्तों जब मैं आपको प्रेसिडेंट का लेक्चर पढ़ा रही थी उस टाइम में ही मैंने डिस्कस किया था ना ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है ना। मैंने अच्छे से वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया था ना आपको। फिर क्या है दोस्तों? द अपॉइंटमेंट एंड रोल ऑफ द गवर्नर हैज़ बीन द सब्जेक्ट ऑफ मैनी कंट्रोवर्सीज। ये जो अपॉइंटमेंट होते हैं गवर्नर के या जो रोल हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, कंट्रोवर्सी के अंदर में रहे हैं। ये कंट्रोवर्सी कैन अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट। दोस्तों ये कंट्रोवर्सीज कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट के फंक्शनिंग को भी अफेक्ट करते हैं एंड डिग्निटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। अब आते हैं दोस्तों आर्टिकल नंबर 156 में। आर्टिकल नंबर 156 किसे डील करते हैं? विद द टर्म ऑफ ऑफिस, यानी कि कितना समय तक गवर्नर रहेंगे। ये कहते हैं कि गवर्नर का जो टर्म है वो कितने साल का है दोस्तों? 5 साल का है। बट द गवर्नर कैन सर्व एट द प्रेसिडेंट डिस्क्रेशन, और गवर्नर जो है वो सर्व कर सकते हैं किसके डिस्क्रेशन पे? राष्ट्रपति जी के। और जब रिजाइन करेंगे तो किसे लिख के देंगे? बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट। ये भी याद रखना है। द गवर्नर सर्व एट द प्रेसिडेंट प्लेजर, यानी कि प्रेसिडेंट के प्लेजर पे ये क्या करेंगे? सर्व करेंगे दोस्तों। एंड गवर्नर्स टर्म इज 5 years बट दे कंटिन्यू टू सर्व पास देयर टर्म अंटिल द सक्सेसर, यानी जब तक इनके सक्सेसर नहीं आते हैं तब तक ये सेवा करेंगे। द गवर्नर कैन रिजाइन बाय राइटिंग टू दी प्रेसिडेंट। आई होप दोस्तों कि आपको आर्टिकल 156 क्लियर हो गया होगा। इसमें हमने क्या देखा कि गवर्नर जो है अपने ऑफिस को होल्ड करेंगे एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, है ना। जब तक के गवर्नर कब तक सर्व, टिल द टाइम प्रेसिडेंट डीम्स इट फिट, जब तक राष्ट्रपति जी चाहते हैं तब तक। एंड ही कैन बी रिमूव्ड बाय हिम, यानी कि राष्ट्रपति जब चाहे उनको हटा भी सकते हैं, है ना। और गवर्नर जो है उनके पास क्या पावर है कि वो रिजाइन भी दे सकते हैं फ्रॉम हिज ऑफिस ड्यूरिंग हिज टर्म। और वो कैसे रिजाइन देंगे? अपनी इंटेंशन को एड्रेस करेंगे राइटिंग में करके, किसको? राष्ट्रपति जी को। ठीक है दोस्तों। और अगर गवर्नर रिजाइन नहीं देते हैं या उनको रिमूव नहीं किया जाता है राष्ट्रपति जी के द्वारा, तो उनका नॉर्मल टर्म कितने वर्ष का होगा? 5 वर्ष का ही होगा। जब से वो एंटर किए हैं अपने ऑफिस में तब से लेके 5 वर्ष तक का। आई होप दोस्तों आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? आर्टिकल नंबर 157। दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको आर्टिकल को जो है नहीं रटना है, सिंपली आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, कितने टर्म के लिए रहते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें आपको बस समझने हैं, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना है, कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है। आपको जो यूपीएससी प्रीलिम्स में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, अगर आप देखना चाहोगे तो मैंने प्रीवियस 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज भी करवाया, ताकि आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल जाए कि किस पैटर्न पे किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। तो दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप अच्छे से देख लीजिएगा, गो थ्रू कर लीजिएगा, फिर आपको एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ठीक है दोस्तों। 157 क्या है? क्वालिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन होते हैं गवर्नर बनने के लिए। क्या कहते हैं? पर्सन मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन, और उनकी उम्र कितनी होनी चाहिए? एटलीस्ट 35 साल होनी चाहिए फॉर दी पोजीशन। मैंने दोस्तों जब प्रेसिडेंट आपको पढ़ाया था उस टाइम मैंने बताया था कि प्रेसिडेंट बनने के लिए मिनिमम कितनी आयु होनी चाहिए। किसी को अगर याद है तो आप हम मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कितने वर्ष होने चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। लेकिन गवर्नर बनने के लिए कितने वर्ष हैं यहाँ पे? 35 वर्ष हैं। ठीक है दोस्तों। आर्टिकल 157 क्या कहते हैं? इंश्योर दैट द गवर्नर इज एन एक्सपीरियंस्ड एंड मैच्योर इंडिविजुअल। दोस्तों अनुभवी व्यक्ति होना चाहिए, आप किसी को भी गवर्नर नहीं बना देंगे, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड मैच्योर इंडिविजुअल होना चाहिए। इट डज नॉट स्पेसिफाई एनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, इसमें कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशंस मेंशन नहीं किए गए हैं, है ना। ये
पर्सन हु इज एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज ए गवर्नर, यानी ऐसे व्यक्ति जो कि एलिजिबल होंगे, जिनको अपॉइंटमेंट कर सकते हैं एज ए गवर्नर, उनको मेंबर नहीं होना है। एमपी यानी कि किसी भी लोकसभा, राज्यसभा या स्टेट लेजिस्लेचर किसी का भी मेंबर वो नहीं हो सकते हैं। और दोस्तों क्या लिखा है, दे ऑल्सो कैन नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, किसी प्रकार का ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उसे होल्ड नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, तो एलिजिबल क्या है गवर्नर के लिए, हम उसकी बात कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला तो यही है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु कंप्लीट होनी चाहिए, है ना। और दोस्तों एक और पॉइंट यहाँ पे है कि ही शुड नॉट बी फ्रॉम अ स्टेट वेयर ही इज अपॉइंटेड, जहाँ पे उसकी अपॉइंटमेंट हुई है उस राज्य से वो बिलोंग नहीं करना चाहिए। और जब गवर्नर के अपॉइंटमेंट हो रहे हैं तो राष्ट्रपति को क्या करना होगा, कंसल्ट भी करना होगा सीएम से, सीएम जो भी राज्य के हैं उनसे कंसल्ट करना होगा। ये सब सारे पॉइंट्स भी दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है, जो एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट्स हैं तो मैं उसे बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट मिसिंग था कि जो है उस राज्य से इन्हें बिलोंग नहीं करना चाहिए जहाँ से उनकी अपॉइंटमेंट हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। वो क्या है, आर्टिकल नंबर 158। आर्टिकल नंबर 158 क्या कहता है दोस्तों, आउटलाइन द कंडीशंस। कंडीशंस क्या, गवर्नर मस्ट नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मस्ट नॉट बी ए मेंबर। वही है दोस्तों कि क्या क्या कंडीशंस हैं, है ना, वो कौन से कंडीशंस हैं जो गवर्नर के ऑफिस होल्ड किए जा सकते हैं। तो वही है दोस्तों, गवर्नर मस्ट not hold any other office of profit. The governor must not be a member of parliament या the state legislature. Governor is entitled, इनको emoluments मिलेंगे, allowances मिलेंगे, privileges मिलेंगे। Governor emolument and allowances cannot be reduced, इनको ये सभी जो है इमोल्यूमेंट्स या अलावेंसेस उनको कम नहीं किए जा सकते हैं जब तक वो ऑफिस में है। गवर्नर जो है वो क्या करेंगे, अपने ऑफिशियल रेसिडेंस का भी इस्तेमाल करेंगे। क्या उनको रेंट देना है, नहीं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट द गवर्नर, यानी कि अपॉइंटमेंट कौन कर रहे हैं, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। एडवाइस किसका है, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको आर्टिकल 158। अच्छा दोस्तों, अभी आप मैंने सारे पॉइंट बता दिए, तो आप बताओ कि क्या उसे मेंबर होना चाहिए लोकसभा का या राज्यसभा का या हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, नहीं। ठीक है, अगर मान लेते हैं कोई ऐसा व्यक्ति है और वो मेंबर है, मतलब इसका पार्लियामेंट का या फिर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर का, तो उसे पहले अपने सीट को वैकेट करना होगा। ठीक है, जैसे ही अपने ऑफिस में जाएंगे उससे पहले। ठीक है दोस्तों, ही शुड नॉट होल्ड एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ही इज इंटाइटल्ड विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट टू द यूज ऑफ हिज ऑफिशियल रेसिडेंस। ठीक है दोस्तों अगर उनके अपॉइंटमेंट होते हैं एज द गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट्स, तो उनकी जो सैलरी है एंड अलावेंसेस जो उनको पे किए जाते हैं वो शेयर किए जाएंगे बाय द स्टेट्स, वही प्रोपोर्शन में होते हैं जैसे राष्ट्रपति जी चाहेंगे उसी प्रकार से। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको अच्छे तरीके से ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्या है दोस्तों, हमारा आर्टिकल नंबर 159। 159 क्या कहता है, द गवर्नर टू टेक एन ओथ, की ओथ लेना है, अफर्मेशन लेना है। दोस्तों ऑफिस जाएंगे, उसको एंटर करेंगे तो उससे पहले ओथ लेना पड़ेगा ना। तो ये ओथ क्या होता है, इज रिमाइंडर ऑफ द गवर्नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नर का क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इंश्योर करते हैं कि वो क्या रहेंगे, कमिटेड रहेंगे संविधान के प्रति। ठीक है दोस्तों, गवर्नर और क्या कहते हैं, स्वीयर्स टू फेथफुली एग्जीक्यूट, यानी कि फेथफुली वो अपने ड्यूटीज को एग्जीक्यूट करेंगे। गवर्नर कहते हैं कि प्रिजर्व करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे एंड डिफेंड करेंगे किसको, संविधान को एंड अलाउ। दोस्तों कोई भी बड़े अथॉरिटी हैं, एग्जीक्यूटिव हैं, तो वो कहते हैं ना कि मैं संविधान की या कानून के अनुसार चलूंगी या चलूंगा। डिफेंड करते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रिजर्व करते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। और वो क्या कहते हैं, द गवर्नर स्वीज टू सर्व द पीपल, यानी कि लोगों की मैं सेवा करूंगा, है ना, या करूंगी। द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट और द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द हाई कोर्ट। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, जो चीफ जस्टिस है कहाँ के, हाई कोर्ट के, या जो सीनियर मोस्ट जज है हाई कोर्ट के, वो क्या करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं ओथ को। तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ओथ को एडमिनिस्टर कौन करते हैं। दोस्तों यहाँ पे राष्ट्रपति देखिए आपको कंफ्यूज करेगा 100%, तो आप क्या करोगे, याद रखना कि यहाँ पे किसका रोल है, यहाँ पे जो चीफ जस्टिस होते हैं ना हाई कोर्ट के, उनका रोल है, और साथ ही साथ सीनियर मोस्ट जज जो होते हैं उनका भी रोल है। सीनियर मोस्ट जज कहाँ के, हाई कोर्ट के। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द ओथ होल्ड द गवर्नर अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शंस, कोई भी एक्शंस बोलेंगे तो उसके लिए अकाउंटेबल रहेंगे। ओथ इंश्योर करते हैं कि गवर्नर जो है कमिटेड रहेंगे, वेलफेयर ऑफ द स्टेट चाहेंगे एंड द राइट्स ऑफ द पीपल। ओथ हेल्प्स टू मेंटेन, यानी कि ओथ क्या करेगा, मेन ओथ
मदद करेंगे टू मेंटेन द डेमोक्रेटिक फैब्रिक ऑफ द कंट्री। ठीक है दोस्तों, देश की डेमोक्रेसी को मेंटेन करके रखेंगे। ये था हमारा ओथ से रिलेटेड जानकारी। ठीक है दोस्तों, ये जो मैंने अभी आपको बताया ना कि ओथ एडमिनिस्टर कौन करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट है ना, ऑफ द कंसर्न स्टेट, एंड इन केस द चीफ जस्टिस अगर प्रेजेंट नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ही करते हैं एडमिनिस्टर। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी याद रखिएगा। और कई सारे इम्यूनिटी भी मिले हुए हैं गवर्नर को, कई सारे पावर्स हैं, एग्जीक्यूटिव जुडिशियल पावर्स हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स है, फाइनेंशियल पावर्स हैं, जो हम अपने आने वाले वीडियोस में देखेंगे। दोस्तों मैंने PYQ सॉल्व करवाए हैं ताकि आप पैटर्न समझ सको, तो मैंने पिछले 10 ईयर्स के करवाए हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं जाकर उनको देख लीजिएगा। और कई सारे जो वीडियोज़ हैं हमारे आने वाले हैं। दोस्तों मैं ईजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। कई बार हम जब कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हैं तो हमें समझ नहीं आता है, टर्मिनोलॉजीज डिफिकल्ट लगता है, बट जब आप इस लेक्चर को गो थ्रू करोगे तो फिर कोई सी भी स्टैंडर्ड बुक आप पढ़ो तो आपको अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट बिल्डअप होंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ आता है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।